ईपीजी पाठशाला हिंदी में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर रोहिणी अग्रवाल महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक के हिंदी विभाग में प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हूँ। आज हम प्रश्न पत्र स्त्री लेखन के अंतर्गत स्वातंत्र्योत्तर स्त्री उपन्यास इकाई पर चर्चा करेंगे। इस इकाई के अध्ययन के उपरांत आप स्वातंत्र्योत्तर स्त्री उपन्यासों से परिचित हो सकेंगे। स्वातंत्र्योत्तर स्त्री उपन्यासों के माध्यम से उस समय के स्त्री जीवन के संदर्भों और प्रश्नों को समझ सकेंगे और उस समय स्त्रियों की दशा और दिशा का विश्लेषण कर सकें। आधुनिक गद्य साहित्य की शुरुआत के साथ ही हिंदी उपन्यास लेखन में स्त्री रचनाकारों का प्रवृत्त होना कोई सामान्य घटना नहीं है। स्त्रियों के लिए उपन्यास पुरुष रचनाकारों की तरह युगीन परिदृश्य को आलोचनात्मक दृष्टि से चित्रित करने की विधा नहीं रहा है, बल्कि पुरुष, परिवार और समाज के संदर्भ में अपने को देखने और अभिव्यक्त करने की विकलता रहा है। अपनी नैसर्गिक वृत्ति और सोशल कंडीशनिंग के कारण स्त्रियां अधिक भावुक, संवेदनशील और परिवार से बंधी होती हैं। संवेगों की तीव्रता और प्रजनन की क्षमता के कारण उनकी मूल प्रकृति, संबंध और मनुष्य को बचाने की प्रक्रिया में तल्लीनता, जिजीविषा और संघर्ष को उनकी रचनात्मकता का केंद्र बिंदु बना देती हैं। इसी कारण उनके उपन्यास गहरी मार्मिकता के साथ प्रगाढ़ आत्मीय संबंधों को बुनते हुए जहां पाठक को अपने साथ बहा ले जाते हैं, वहीं पुरुष रचनाकारों के उपन्यासों में अपने से छिटक कर समय के साथ रूबरू होने का वस्तुगत प्रभाव पाठक को बौद्धिक दृष्टि से आंदोलित करता है। स्त्रियों के लिए उपन्यास अपने रुद्ध मनोवेगों और दमित भावोच्छ्वासों को अभिव्यक्त कर देने का एक माध्यम है, लेकिन इसके साथ ही वह अपनी मूल प्रकृति में घर के आंगन में एकत्रित स्त्री समूह के पीड़ा और आकांक्षाओं के सामूहिक गान के रूप में अधिक उभरता है। परंपरा से स्त्रियों के हिस्से में थोड़ी सी जमीन, थोड़ा सा आसमान आए हैं, इसलिए उनकी उड़ान भी बहुत छोटी है। खुले व्योम में तैरकर दूर तक निकल जाना और फिर गुम हो गई वापसी की राहों को तलाशने की बजाय नई राहों को ही अपनी मंजिल बना ले जाना, यह स्त्रियों की प्रकृति में बिल्कुल नहीं है। इसलिए उनकी रचनाओं में सीमाओं के अतिक्रमण का हौसला नहीं, भीतर तक बींध देने वाली जड़ताओं और बेड़ियों की खुर्दबीनी जांच का आग्रह है। वे एक ऐसे लोक का दिग्दर्शन कराने वाली कृतियां बन जाती हैं जहां एक ही देश काल में साथ साथ रहते दो इंसान निरंतर गहराते अपरिचय और दूरी के कारण न आपसी समझ बूझ और तालमेल विकसित कर पाते हैं, न समय और समाज के सृजन में अपनी रचनात्मक भूमिका निभा पाते हैं। स्त्री उपन्यास के केंद्र में बेशक स्त्री है, लेकिन ये कृतियां अनिवार्य रूप से पुरुष को संबोधित हैं, ताकि वर्तमान समाज व्यवस्था द्वारा स्त्री पुरुष संबंध को जड़ और रूढ़ बनाए जाने के कारणों को विश्लेषित कर पुरुष मुक्ति की साझी लड़ाई में स्त्री का साथ। स्त्री उपन्यास लेखन सतही तौर पर स्त्री द्वारा अपनी मांगों और अधिकारों का घोषणा पत्र दिखाई पड़ता है। दरअसल वह स्त्री को पुरुष का पूरक पक्ष न मानकर एक स्वायत्त मानवीय इकाई समझने की संवेदनशीलता का आग्रह करता है। डॉक्टर गोपाल राय अपनी पुस्तक हिंदी उपन्यास का इतिहास में 1890 से प्रेमचंद युग तक प्रकाशित स्त्री उपन्यासकारों के उपन्यासों का उल्लेख करते हैं, लेकिन साथ ही वो इस बात का भी संकेत करते हैं कि इन स्त्री रचनाकारों के ठोस रचनात्मक अवदान को लेकर वो आश्वस्त नहीं है। वे लिखते हैं कि ये उपन्यास लेखिकाएं हिंदू समाज में स्त्री की विषम और दयनीय स्थिति का प्रामाणिक चित्रण करने में सफल अवश्य हुई हैं, लेकिन उनका दृष्टिकोण रूढ़ है। वे परंपरागत नारी संहिता के विरोध में जाने का साहस नहीं कर सकी हैं और कुल मिलाकर इन लेखिकाओं का नारी संबंधी दृष्टिकोण पुरुष लेखकों से कोई ज्यादा भिन्न नहीं है। बाद की स्थिति भी 1960 तक के स्त्री उपन्यास लेखन में भी हमें कोई उल्लेखनीय हस्ताक्षर या पुरुषों से अलग स्त्री लेखन की प्रवृत्ति दृष्टिगत नहीं होती है। हाँ, 1961 में उषा प्रियमवदा के उपन्यास 55 खंबे लाल दीवारें के प्रकाशन के साथ अनायास स्त्री उपन्यास लेखन का पाठ चौड़ा और गहरा होने लगता है और स्त्री लेखन की प्रवृत्तियां एक एक कर सामने आने लगती हैं। इसलिए 1961 से अब तक के 55 वर्ष के उपन्यासों का विश्लेषण कालावधि की दृष्टि से
3 वर्गों में किया जाना अनिवार्य है। ये वर्ग हैं 1961 से 1974 तक रचित उपन्यास, 1975 से 1993 तक रचित उपन्यास और 1994 से अब तक के कालावधि में रचित उपन्यास। सबसे पहले 1961 से 1974 तक की कालावधि में रचित उपन्यासों पर बात करते हैं। तो यह कालखंड मुख्य रूप से हमें 4 उपन्यासकारों की कृतियों के इर्द गिर्द घूमता दिखाई पड़ता है। ये रचनाकार हैं उषा प्रियंवदा, कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी और ममता कालिया। पहली बार इन रचनाकारों ने पुरुष की छाया से मुक्त होकर अपने को देखने का यत्न किया है। पुरुष की पसंद और परंपरा के दबाव के बाहर उनके भीतर भी एक दिल धड़कता है, एक मस्तिष्क है जो बहुत सी वर्जनाओं को अस्वीकार कर स्वयं जीवन का कर्ता बन जाना चाहता है। यह टकराहट स्वयं अपने आप से भी। यह स्थिति अनिवार्यतः 2 स्तरीय टकराहट का प्रस्थान बिंदु बनती है। पहली टकराहट अपने आप से है। स्त्री जानती है उसके अंतस के निर्माता घटक हैं भीतर बैठी हीनता ग्रंथि, असुरक्षा और भय का भाव, प्रतिकूल परिस्थितियों में निर्णय को मुलतवी करते जाना और किसी अन्य द्वारा निर्णय लेकर उसे उबार लेने का भाव। यह स्त्री विचारशील जरूर हुई है, लेकिन भावुकता के सीलेपन से उबरकर तार्किक चिंतन की चटकीली धूप को अपने मन आंगन में फैलने नहीं देती। उषा प्रियंवदा का उपन्यास 55 खंबे लाल दीवारें और रुकोगी नहीं राधिका, मन्नू भंडारी का उपन्यास आपका बंटी, कृष्णा सोबती के उपन्यास मित्रों मरजानी और सूरजमुखी अंधेरे के उनकी इसी मनोवृत्ति के उदाहरण है। 55 खंबे लाल दीवारें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर एक ऐसी आधुनिक स्त्री की कथा है जिसके बीज गोदान की मालती में दिखाई पड़ते हैं। आर्थिक रूप से अक्षम पिता और परिवार के भरण पोषण के लिए नौकरी करती है स्त्री सुषमा जीवन को बदरंग कर डालने वाले 2 तथ्यों से खूब परिचित है। एक यह कि आय का स्रोत बनाए रखने के लिए उसका अपना परिवार उसके विवाह और भविष्य से बेपरवाह हो गया, और दूसरा अपनी अन्य चिरकुंवारी सहकर्मियों की कुंठा और सनक से परिचित होकर वह स्वयं ईर्ष्या विदग्ध चिरकुंवारी के रूप में जिंदगी जीना नहीं चाहती। प्रेमी नील से वह मुक्तिदाता की हैसियत की अपेक्षा करती है, लेकिन आखिरी निर्णय के क्षण में परिवार लिजी भावुकता बनकर उसके पैरों में बेड़ियां डाल देता है। प्रेम विवाह की आकांक्षा और प्रेम विवाह का निर्णय न ले पाने के असमंजस में सुषमा जिस स्त्री छवि को रचती है वह विलंबित गति से आगे बढ़े पैर को द्रुत गति से पीछे लौटा लेने वाले यथास्थितिवाद को उकेर। द्वंद्वग्रस्तता उषा प्रियंवदा की ही नहीं, उनकी समकालीन सभी स्त्री रचनाकारों की विशेषता है। 1967 में रचित उपन्यास रुकोगी नहीं राधिका में यह रिवर्स कल्चरल शॉक और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स के रूप में अभिव्यक्त होती दिखती है, लेकिन दरअसल यह पति या पिता के रूप में एक सुरक्षादायक खूंटे को आजीवन पकड़े रहने की जिद का परिणाम है। प्रेम करके प्रेम का निर्वाह न कर पाना उषा प्रियंवदा की स्त्री के भीतर उन भारतीय संस्कारों की ओर संकेत करता है जहां पति और अन्य पारिवारिक रिश्तों के अतिरिक्त प्रेम का कोई भी रूप स्त्री के लिए निषिद्ध है। द्वंद्व और पराजय की इसी जमीन से विकसित हुई हैं कृष्णा सोबती की बोल्ड नायिकाएं। ये नायिकाएं बोल्ड इसलिए हैं कि परंपरा के विरुद्ध जाकर अपनी दैहिक भूख का स्वीकार करती हैं और सेक्स पार्टनर के रूप में मनवांछित पुरुष को चुनना चाहती हैं। इस प्रक्रिया में वह पुरुष विवाह संस्था के बाहर खड़ा पर पुरुष हो तो भी उसे कोई ऐतराज नहीं। 1967 में रचित उपन्यास मित्रों मरजानी में मित्रों द्वारा अपने पति सरदारी लाल को बगलोल यानी काठ का उल्लू कहकर कसबन मां बालों के प्रेमी डिप्टी साहब के संग देह का खेल खेलने की अभिलाषा कृष्ण सोबती की नायिका को सीधे सीधे अनैतिक करार देने के लिए पर्याप्त है। लेकिन सत्य यह है कि नद नदिया सी खुली डुली यह नार जितना कहती जताती है उतना करने का साहस अपने भीतर पाती नहीं। दरअसल मित्रों के जरिए लेखिका परिवार संस्था के ढांचे को तोड़ना नहीं चाहती, नैतिकता के दोहरे मानदंडों पर करारी चोट करना चाहती हैं जो स्त्री की यौन आकांक्षाओं को दमित कर पुरुष की निरंकुशता को उसकी मर्दानगी का मूल्य बना देते हैं। डिप्टी की मिलनाभिलाषी मित्रों चौबारे की सीढ़ियां चढ़ते हुए 2 बिंबों से साक्षात्कार करती है।
ससुराल के आंगन में बचपन, जवानी और बुढ़ापे के रूप में उसने जीवन चहचहाहट को सुना है, और माँ के सूने आंगन में उम्र के हाथों तिल तिल छीजती बूढ़ी बीमार कराहटें उसके सामने है। मानो परिवार संस्था की नैतिकता की चौखट उलांघते ही अपने खंडहर होते भविष्य का सामना कर लिया हो इन दो बिंबों के माध्यम से मित्रों ने। मित्रों के अभिज्ञान का यह बिंदु कृष्णा सोबती की नायिकाओं को पितृसत्तात्मक व्यवस्था के विरुद्ध खड़ा नहीं करता, पितृसत्तात्मक व्यवस्था के वर्चस्ववादी स्वरूप से स्त्री अस्मिता के स्वीकार का अनुरोध भी करता है। 1972 में प्रकाशित उपन्यास सूरजमुखी अंधेरे के भी सतही तौर पर नैतिकता को चुनौती देती स्त्री की साहस गाथा ही है, लेकिन असल में यह बचपन में बलात्कार की शिकार स्त्री की यौन फ्रिजिडिटी से मुक्ति पाने की एक पक्षीय लड़ाई का आख्यान भी है। बलात्कार स्त्री की देह पर आघात नहीं है, उसकी आत्मा और आस्था को लहूलुहान कर दिए जाने का घिनौना कृत्य है, जिसमें अपराधी की धरपकड़ नहीं होती, अपराध की शिकार स्त्री को मृत्युदंड या आत्मनिर्वासन की पीड़ा दी जाती है। कृष्णा सोबती का यह उपन्यास इस मायने में बेजोड़ है कि पुरुष की पाशविकता का शिकार होकर भी उनकी स्त्री पात्र रत्ती पुरुष द्वेष से ग्रस्त नहीं होती, बल्कि पुरुष की संवेदनशीलता और सहयोग से अपने भीतर की पथरीली जमीन में खोई आस्था और स्त्रीत्व को ढूंढ निकालना चाहती है। पुरुष प्रताड़ना के बावजूद पुरुष के प्रति द्वेष जैसे किसी भाव को पनपने न देना कृष्णा सोबती की प्रमुख विशेषता है, जो उन्हें अंत तक परिवार और संबंध की हार्दिकता से जोड़े रहती। हिंदी उपन्यास को व्यंजनाधर्मी सृजनात्मकता और काव्यात्मक भाषा देने के लिए कृष्णा सोबती का योगदान विशेष उल्लेखनीय है। मित्रों मरजानी में बाढ़ के आवेग में उफनती नदी का अनियंत्रित बहाव है। सूरजमुखी अंधेरे के उपन्यास में कविता की लय और आंतरिक सौंदर्य का उन्मेष। देह संबंध का विशद चित्रण आरोपित, अमर्यादित या अश्लील नहीं है, बल्कि कविता के सानिध्य में अपने भीतर पसरी अभिशाप की शिला को तोड़कर नीचे दबी कलियों के पूर्ण विकसित होने की प्रक्रिया बन जाता है। रूप, रंग, गंध, स्पर्श और स्वाद, मानो पांचों इंद्रियां एक नई उमगती संवेदना के अभिषेक के लिए तत्पर खड़ी। परिवार इस दौर की स्त्री की भावनात्मक आवश्यकता के रूप में उभर कर आता है। 1971 में रचित उपन्यास आपका बंटी की तलाकशुदा शकुन इस मान्यता की पुष्टि करती है, लेकिन साथ ही पूर्ववर्ती रचनाकारों से एक कदम आगे जाकर विघटनशील दाम्पत्य संबंध को परे फेंकने का जोखिम भी उठाती। लेखिका के वक्तव्य के अनुसार उन्होंने बेशक इस उपन्यास को तलाकशुदा मां की संतान की मनोवैज्ञानिक पीड़ा को संदर्भ देने के लिए लिखा है, लेकिन वस्तुतः यह तलाकशुदा स्त्री की असुरक्षा और डाह को अभिव्यक्त करता है, जिसके लिए पुनर्विवाह अपने एकाकी जीवन को सकारात्मक दिशा देने की कोशिश नहीं, पूर्व पति अजय को अंगूठा दिखाने और उसकी कंटेली स्मृतियों से पीछा छुड़ाने का उपाय है। कॉलेज प्रिंसिपल के रूप में महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद पर पहुंची शकुन निर्णय लेती आधुनिका स्त्री का प्रतिनिधित्व अवश्य करती है, लेकिन अपनी ही परस्पर विरोधी भावनाओं और अपेक्षाओं को पूरी तरह न समझ पाने के कारण निरंतर अपने आप को सालती भी रहती है। इन तीन लेखिकाओं से भिन्न तेवर लेकर आती हैं ममता कालिया। स्त्री की यौन शुचिता के आग्रह के विरोध में रचे गए उपन्यास बेघर के माध्यम से वे अपने समय के दकियानुसी समाज को करारी चोट पहुंचाते हैं। ममता कालिया कृष्णा सोबती की संवेदना और परंपरा की वाहक हैं और उनसे कहीं अधिक एकाग्र, निर्भीक और गंभीर भी। विवाह पूर्व प्रेम और शरीर संबंध यदि अनैतिक है, तो यौन शुचिता गंवाने का अपराध कहर बनकर स्त्री पर ही क्यों टूटता है? पुरुष क्यों हर अवस्था में न्यायाधीश बना रहकर स्त्री की नियति और आकांक्षाओं को नियंत्रित करे? ममता कालिया ये सवाल ही नहीं उठाती। अपनी स्त्री नायक पात्र संजीवनी को संबंध तोड़कर बेघर किए जाने वाले पुरुष
परमजीत को यौन शुचिता के मानदंड पर खरा उतरी फूहड़ स्त्री रमा के हाथों बेघर होता भी दिखाती। यह मानो उनका अपराधी पुरुष के प्रति प्रतिशोध है और संबंधों को पुनर्परिभाषित करने का यत्न भी, जहां तमाम रूढ़ियों और अर्हताओं को तोड़कर एक दूसरे के प्रति अपेक्षाहीन अनन्य प्रेम ही संबंध की रीढ़ बनता है। ममता कालिया ऐसी पहली रचनाकार हैं जो लिजलिजी भावुकता को छोड़कर बौद्धिकता और व्यंग्य को लेखन का टूल बनाते हैं। पूर्ववर्ती लेखिकाओं के द्वंद्व की अंतर्लीन लहरों में डूब उतराकर परंपरा में अपना वजूद खो देने वाला शिल्प यहाँ आकर न केवल खुरदरा आकार लेता है बल्कि अपनी दिशा बदलता भी दिखाई देता है। ममता कालिया के अन्य प्रमुख उपन्यास हैं 1975 में आया नरक दर नरक, 1980 में प्रेम कहानी, 1997 में लिखा गया एक पत्नी के नोट्स दौड़, जो 2000 में लिखा गया, और 2009 में रचित सुखम दुखम। 14 फेरे और कृष्णकली उपन्यासों के माध्यम से हिंदी उपन्यास में अपनी अलग पहचान बना लेने वाली शिवानी स्त्री के संघर्ष को कोई नया आयाम नहीं देती, बल्कि अपनी समकालीन रचनाकारों का विलोम रचते हुए वे रीतिकालीन बोध से संस्कारित स्त्री को नायिका बनाती हैं। उच्च कुलोद्भव अतिशय सुंदर स्त्री प्रेम और पुरुष को जीतने के लिए कैसी विषकन्या बन जाती है और फिर उसी प्रणयी के आगे कामार्थ हो कैसी निरीह हो जाती है। शिवानी की नायिकाएं यथार्थ जगत की स्त्री के ठोस संघर्ष को शब्दबद्ध नहीं करती, काम क्रीड़ाओं को स्त्री जगत का अंतिम सत्य बना देती हैं। इसीलिए परंपरागत आलोचना और स्त्रीवादी आलोचना दोनों उन्हें गुलशन नंदा जैसे सस्ते साहित्य का अभिजात संस्करण कहकर खारिज करते आए। शिवानी के बाद उनकी परंपरा में लिखने वाली अन्य किसी कथाकार के दर्शन हमें नहीं होते। इस कालखंड के अन्य लेखिकाओं में हम कंचन लता सब्बरवाल को ले सकते हैं, जिनके उपन्यास रहे हैं मूक पृष्ठ, भोली भूल, संकल्प। सुनीता जैन को ले सकते हैं, जिन्होंने बौजू, सफर के साथी, बिंदु, अनुगूंज और मरणातीत जैसे उपन्यास दिए। दिनेश नंदिनी डालमिया को ले सकते हैं, जिन्होंने मुझे माफ करना, आहों की बैसाखियां और कंदील का धुआं जैसे उपन्यास दिए। अब हम लेते हैं 1975 से 1994 तक की कालावधि में रचित स्त्री उपन्यासों की प्रमुख प्रवृत्तियां। 1975 से 1994 तक के कालखंड में अनेक लेखिकाएं दृश्य पटल पर उभरती हुई दिखाई पड़ती हैं, लेकिन ममता कालिया के बेलौसपन और सधी दृष्टि को मृदुला गर्ग और एक सीमा तक नासिरा शर्मा के अतिरिक्त और कोई रचनाकार आगे नहीं ले जा सके। 1975 में उसके हिस्से की धूप के प्रकाशन के साथ मृदुला गर्ग की उपन्यास यात्रा शुरू होती है, जो 2009 में प्रकाशित मिलजुल मन तक विकास के अनेक पड़ाव पार करते हुए स्त्री की जातीय अस्मिता और संघर्ष को राजनीतिक सांस्कृतिक संदर्भों के साथ अभिव्यक्त करती है। सतही तौर पर उसके हिस्से की धूप मन्नू भंडारी की कहानी यही सच है की याद दिलाता है, लेकिन मृदुला गर्ग की नायिका मनीषा यही सच है कि नायिका दीपा की तरह दो प्रेमियों में से किसी एक के चयन को लेकर दुविधाग्रस्त बनी नहीं रहती, बल्कि अपनी आकांक्षाओं और प्राथमिकताओं के अनुरूप निर्णय लेकर वांछित पुरुष का चयन भी करती है। दरअसल उपन्यास की कहानी स्त्री के वर्ण की स्वतंत्रता है ही नहीं, प्रेम के नाम पर इस या उस पुरुष के बीच झूलती स्त्री की अकर्मण्यता और व्यक्तित्वहीनता के दंश की ईमानदार अभिव्यक्ति है। प्रेम में इतना घनत्व नहीं होता कि वह जीवन के खोखलेपन को भर दे। मनीषा के संज्ञान का यह बिंदु स्त्री के भीतर रीतिकालीन नायिका देखने की अभ्यस्त पुरुष मानसिकता पर करारी चोट करता है। साथ ही स्त्री को भी रूढ़ और आरोपित छवियों से मुक्त कर अपने को मनुष्य के रूप में देखने का विवेक देता है कि किसी की पत्नी या प्रेमिका मात्र बनकर क्या कोई इंसान जीवन में सार्थक और सकारात्मक करने का संतोष पा सकता है। मृदुला गर्ग भी कृष्णा सोबती की तरह रूढ़ नैतिकता को चुनौती देती हैं, लेकिन उनकी टकराहट स्त्री को उसकी सहजात ग्रंथियों से मुक्त कर फिर से नेपथ्य या हाशिए तक सीमित कर देने के लिए नहीं है, बल्कि स्त्री को समाज के बीचों बीच जाकर अपनी लड़ाई लड़ने का विवेक भी देती है। अपनी इसी भावभूमि का विस्तार करते हुए जब वे 1979 में चितकौबरा जैसा उपन्यास लिखती हैं, तो अश्लील लेखन का आरोप लगाकर उन पर मुकदमा भी चलाया जाता है।
लेकिन वास्तविकता यह है कि किसी भी कुशल डॉक्टर की तरह वे पर्दे में दबे घुटे बदबूदार नासूर को उघाड़कर एकदम सामने ले आती। वैवाहिक बलात्कार की विभीषिका झेलती नायिका मनु जिस यांत्रिक ढंग से देह संबंध को ऑपरेशन टेबल पर पड़े मुर्दे की चीर फाड़ की प्रक्रिया या वैश्यालय में हो रहे व्यभिचार में तब्दील करती है, वह रागात्मकता और हार्दिकता से रिक्त दाम्पत्य संबंध को कटघरे में खींच लाता है। दाम्पत्य संबंध पत्नी के नसीब में आजीवन गुलामी लिखने की पट्टेदारी नहीं है, वह देह से ज्यादा मन के संवाद का संबंध है। जाहिर है इसके लिए पुरुष से अपेक्षा की जाती है कि स्त्री को सबसे पहले इंसान के रूप में समझे जाने की संवेदना अपने भीतर विकसित करे। कठगुलाब हालांकि कालानुक्रम की दृष्टि से 1996 यानी बाद की रचना है, लेकिन मृदुला गर्ग की स्त्री विषयक अवधारणाओं को केंद्रीभूत रूप में इस उपन्यास में देखा जा सकता है। इको फेमिनिज्म और यूनिवर्सल सिस्टरहुड जैसी अवधारणाओं की पीठिका पर रचित यह उपन्यास कठगुलाब नामक झाड़ी को प्रतीक बनाकर स्त्री पुरुष संबंध की संवेदनशीलता और नजाकत को रेखांकित करता है। लेखिका की मान्यता है कि स्त्री पुरुष संबंध गेंदा गुलाब मोतिया की झाड़ी की तरह नहीं है कि ऋतु आने पर फूल देने लगेंगे। अपनी मूल प्रकृति में ये कठगुलाब की झाड़ी की तरह है जो प्रजनन ऋतु में असंख्य कलियों से लदकर तब तक पुष्प विहीन बनी रहती हैं जब तक पानी की बौछारें उन कलियों के अंतस्थल को नम न कर दें। मृदुला गर्ग मानती हैं स्त्री पुरुष संबंध के साथ साथ सृष्टि की अनवरतता को बनाए रखने के लिए स्त्री और पुरुष दोनों को एक दूसरे के प्रति न केवल उदार और संवेदनशील होना होगा, बल्कि भविष्य की रक्षा के लिए हर तरह के वैचारिक मानसिक भावनात्मक बंजर को मिलजुल कर उर्वर बनाना होगा। मृदुला गर्ग का यह अपराध बोध से मुक्त मृदुला गर्ग का यह उपन्यास इस मायने में बेजोड़ है कि यह पहली बार हीनता ग्रंथि और अपराध बोध से मुक्त स्त्री की रचना करता है, जो अपनी अंतः शक्तियों को संजोकर अपने अधिकारों और समाज के निर्माण की लड़ाई लड़ती है। उनकी स्त्री कोख को अपनी कमजोरी नहीं ताकत मानती है और इस प्रकार परिवार संस्था के प्रति अपनी आस्था को निबद्ध करती है। कृष्णा सोप्ती की भांति मृदुला गर्ग उत्पीड़क पुरुष को क्षमा नहीं कर पाती, लेकिन इतनी आकांक्षा अवश्य पालती है कि स्त्री हृदय पाकर पुरुष अर्धनारीश्वर की अवधारणा को एक बार फिर साकार कर दे। व्यंग्य एक महत्वपूर्ण औजार की तरह उनकी सभी कथाकृतियों में उपस्थित हुआ है। उनकी अन्य कृतियां हैं 1976 में रचित वंशज, 1980 में लिखा अनित्य उपन्यास, 1984 में मैं और 2000 में रचित मिलजुल मन। मंजुल भगत कहानीकार के तौर पर ज्यादा मानी जाती हैं, लेकिन 1976 में रचित उपन्यास अनारों के साथ वे द्वंद्वग्रस्त नगरीय समाज की शिक्षिता और आधुनिका कही जाने वाली स्त्री के ठीक विपरीत निम्न वर्गीय अशिक्षित स्त्री को स्त्री सशक्तिकरण के मानक के रूप में गढ़ती हैं। अनारो उपन्यास की अनारो स्मृति में महादेवी वर्मा के रेखाचित्र सबिया को ले आती है, लेकिन पति द्वारा सौत ले आने पर रोती पिटती उसी के कदमों में पड़े रहने की बाध्यता वह नहीं मानती। रंगरलियां मनाते भगौड़े पति की ओर से बेपरवाह वह जिस निर्भीकता, निर्णय लेने की क्षमता और आत्मविश्वास से अपने छोटे छोटे दोनों बच्चों को पैरों पर खड़ा करती है, फिर उनका ब्याह करती है, वह सचमुच आधुनिक स्त्री की विशिष्टताओं की ओर ही संकेत करता है। मंजुल भगत की शैली चित्रकार की शैली है। शब्दों और भंगिमाओं के जरिए वे चरित्रों को बिंबों में सर्जित करती चलती हैं। उनके अन्य उपन्यासों में है 1978 में रचित बेगाने घर में, 1983 में रचित खातुल, 1984 में रचित तिरछी बौछार और 1995 में रचित उपन्यास गंजी, जो अनारों का ही विस्तार है। एक ही उपन्यास के बावजूद हिंदी उपन्यास परंपरा में अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराने वाली राजी सेठ 1983 में रचित उपन्यास तत्सम में जाहिरा तौर पर स्त्री मुक्ति की बात नहीं करती। परिवार और पुरुष द्वारा उत्पीड़न या हीनता ग्रंथि उनकी स्त्री का परिचय नहीं है। उपन्यास की नायिका वसुधा वस्तुतः समाज से मुखातिब है ही नहीं।
वैधव्य ने उसके सामाजिक जीवन को आंदोलित नहीं किया है, पुनर्विवाह के विकल्प ने उसे भीतर तक उद्वेलित कर दिया है। क्या कानूनी अधिकार और सुविधा के नाम पर व्यक्ति को प्रतिस्थापित करते चले जाने से संबंध की हार्दिकता को किसी नए संबंध में ठीक उसी अक्षरित भाव से ट्रांसप्लांट किया जा सकता है? क्या एक व्यक्ति के चले जाने पर उसकी स्मृतियों की रीति परिक्रमा करके भविष्य की ओर उन्मुख जीवन के साथ न्याय किया जा सकता है? जीवन में व्यक्ति महत्वपूर्ण है या संबंध? यदि संबंधहीनता व्यक्ति को सामाजिकता से काटकर अहमन्यता की खोखली अनुगूंज बना देती है, तो क्यों गलत व्यक्ति के चयन पर संबंध दमघोटू बन जाते हैं? राजी सेठ इन सवालों को तत्सम उपन्यास में उठाते हैं। लेकिन राजी सेठ सूक्ष्म मनोभावों और दार्शनिक चिंतन की लेखिका है। वे जानती है वसुधा की तरह अनिर्णय के कुहासे में घिर जाने के बाद हर व्यक्ति अपनी मनोवृत्तियों, प्राथमिकताओं और अपेक्षाओं के अनुरूप ही चयन का विकल्प अपने पास रखता है। मौन में निबद्ध सघन उच्छ्वास, सांकेतिकता, बिंब, कविता, प्रतीकात्मकता और पल पल रंग बदलती भीतर की प्रकृति से परिचित होने के क्रम में आंखों की कोरों में घुलाई संकोचशील उत्सुकता तत्सम को उपन्यास नहीं, गद्य में निबद्ध एक भावगीत बना देती है। यह स्त्री द्वारा अपने को पहचाने जाने का आह्वान है, रणभेरी बजाने से कहीं ज्यादा कठिन साधना। जाहिर है यह पहला उपन्यास है जो सामाजिक विश्लेषण को नहीं, संश्लेषण की अंतः शक्ति को अपनी ताकत बनाता है। वर्ष 1975 को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में और 70 के दशक को महिला दशक के रूप में मनाया जाना इस कालखंड की रचनाशीलता को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण घटक कहा जा सकता है। यह वह दौर था जब वैश्विक स्तर पर बाहरी चिन्हों और प्रतीकों के जरिए स्त्री मुक्ति की घोषणा की जा रही थी। अमेरिका, फ्रांस आदि में स्त्री के अंतर वस्त्रों के साथ ऊंची एड़ी की सैंडल और प्रसाधन सामग्री को भी आग की लपटों के हवाले किया जा रहा था, जो स्त्री की कमनीयता और सुकुमारता को पोषित करने वाले घटक चिन्हित किए गए। भारतीय संदर्भ में मंचों और सार्वजनिक स्थलों पर बिंदी विहीन सिगरेट पीती स्त्री लिबरेटेड स्त्री के प्रतीक रूप में चिन्हित की जाने लगी थी। इस स्त्री की कुछ विशेषताएं बताई गई, जैसे सुशिक्षिता, बुद्धिजीवी, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर, विवाह संस्था के विरोधी और मातृत्व के प्रति उपहासात्मक दृष्टि। यह देखना काफी दिलचस्प है कि 8वें दशक में न केवल लेखिकाओं की बाढ़ आई, बल्कि कुछ कुछ फार्मूलाबद्ध लेखन भी किया जाने लगा। बानगी के तौर पर इस लेखन की ये विशेषताएं हैं, जैसे स्त्री पुरुष पात्रों का सहज विकास करने के बजाय उन्हें प्रारंभ से ही उत्पीड़क और उत्पीड़िता की कोटियों में विभाजित किया जाना, प्रेम प्रवंचिता या पति प्रताड़िता स्त्री द्वारा दाम्पत्येतर संबंध की सहज स्वीकृति, समाज की प्रतिकूल टिप्पणियों से अधिक अपने ही अंतरात्मा द्वारा प्रताड़ना जो अंततः अपराध बोध में अभिव्यक्त होकर स्वस्थ पारिवारिक सामाजिक संबंधों के आड़े आने लगी। फिर विवाह संस्था के प्रति अनास्था के बावजूद विवाह संबंध में बंधने की व्याकुलता, निर्णय दुर्बलता और अपने विद्रोही तेवरों को आत्मपीड़न के सुख में घुला देने की बेचारगी, या फिर स्वतंत्र होने के नाम पर दैहिक उच्छृंखलता की वकालत करना। रोमान की हदों को छूती भावुकता, बचकाने हठ में विघटित होती तार्किकता और आत्मनिर्भर व्यक्तित्व की भास्वरता को दर्शाती द्वंद्वग्रस्तता इस कालखंड की अधिकांश औपन्यासिक कृतियों की विशिष्टताएं रही हैं, जो अपने युग की स्त्री के ढुलमुलपन को व्यंजित करने के अतिरिक्त अन्य कोई कलात्मक वैशिष्ट्य हिंदी साहित्य को नहीं देती। इन लेखिकाओं में शशि प्रभा शास्त्री, कुसुम अंसल, दीप्ति खंडेलवाल, सूर्यबाला, मेहरुनिसा परवेज, कृष्णा अग्निहोत्री आदि को लिया जा सकता। नासिरा शर्मा इन लेखिकाओं में अपनी अलग पांत बनाती हैं। उसका कारण यह है कि अपने स्त्री पात्रों में समकालीन नायिकाओं का अक्स पिरोते हुए भी वे एक वस्तुगत दूरी के साथ उनके आचरण की निर्मम जांच करती हैं। 1987 में आए
शाल्मली और फिर 1979 में रचित ठीकरे की मंगनी उपन्यासों में उन्होंने स्त्री को लेकर स्त्री और पुरुष की सोच में पाए जाने वाले बुनियादी अंतर को स्पष्ट किया है। शाल्मली 50 के दशक के उत्तरार्ध में पैदा हुई उस पीढ़ी की कथा है जिसने अपने उदार मना पिता के प्रभाव स्वरूप पुत्रवत लालन पालन और लैंगिक समानता की अवधारणा को संस्कार में पाया है। लेकिन जैसे जैसे बड़ी होकर अपनी आंख और बुद्धि के साथ दुनिया को देखने और तौलने की दृष्टि उसके भीतर पनपने लगती है, वह पाती है पिता के उदार चेहरे के पीछे कहीं एक सामंत छिपा बैठा है जो उसके निर्देशों को अस्वीकार कर अपना रास्ता बनाती बेटी के प्रति संवेदनहीन हो गया है। लेखिका इस सवाल को लेकर खासी परेशान है कि आखिर स्त्री मुक्ति है क्या? स्त्री की लड़ाई किससे है? दरअसल लेखिका उन्मुक्त स्त्री को गृह भंजक की छवि में रिड्यूस कर दिए जाने के सामाजिक षड्यंत्र से उद्वेलित है। इसलिए शाल्मली में कैरियर और स्वतंत्रता के नाम पर परले दर्जे की स्वार्थी, सुविधा भोगी और सामंती मानसिकता से ग्रस्त आधुनिक स्त्रियों और तथाकथित बुद्धिजीवी स्त्री चिंतकों पर चोट करने में वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ती। ठीकरे की मंगनी उपन्यास के जरिए वे ऐसी संघर्षशील स्त्री की छवि को आधुनिक स्त्री का पर्याय बना देना चाहती हैं जो प्रेम और संबंधों में मात खाकर टूटती नहीं, अपनी शिक्षा, स्वाभिमान और संकल्प दृढ़ता के बल पर अपना मुकाम बनाते हुए हाशिए के अन्य तबकों को भी साथ लेकर चलती है। ठीकरे की मंगनी की नायिका महरूख हिंदी उपन्यास के जीवट वाले उन चुनिंदा पात्रों में से एक है जो अपने बल पर अपनी जमीन खुद बनाते हैं। नासिरा शर्मा की विशेषता है कि वे भावनाओं के उफान में अपने स्त्री पात्रों को विचलित नहीं होने देती, बल्कि संघर्ष के घटाटोप में निसंग चिंतन को उन्हें थाती के रूप में सौंपती है। इस कारण उनकी भाषा न केवल विश्लेषण परक है, बल्कि ऐसे अनेक सूत्र वाक्यों की रचना करती चलती है जिनका संबल लेकर पितृसत्तात्मक समाज व्यवस्था की पड़ताल अनेक आयामों के आधार पर की जा सकती है। उनके अन्य उपन्यास हैं जिंदा मुहावरे, पारिजात, अक्षयवट, कुइयां जान आदि। उल्लेखनीय है कि स्त्री उपन्यास लेखन के स्वरूप को सुस्थिर और उन्नत करने के लिए उत्तरदायी तीनों लेखिकाएं यानी उषा प्रियंवदा, कृष्णा सोबती और मन्नू भंडारी इस कालखंड में भी रचनारत रही हैं। विशेष रूप से मन्नू भंडारी और कृष्णा सोबती ने अपने सरोकारों का विस्तार करते हुए स्त्री प्रश्नों से इतर राजनीतिक सांस्कृतिक सवालों से टकराने की कोशिश भी की है। आश्चर्य नहीं कि परवर्ती रचनाकारों के लिए वो एक नया ट्रेंड भी सेट करती है। 1989 में रचित महाभोज उपन्यास मन्नू भंडारी भारतीय राजनीति के भ्रष्ट एवं संवेदनहीन चेहरे को बेनकाब करती है। 1979 में महाभोज उपन्यास लिखकर मन्नू भंडारी भारतीय राजनीति के भ्रष्ट और संवेदनहीन चेहरे को बेनकाब करती है। नाटकीयता और टाइप्ड चरित्र चित्रण इस उपन्यास की दो विशेषताएं हैं जो उपन्यास के नाट्य रूपांतरण और मंचन में जितनी सशक्त दिखती हैं, उपन्यास के रूप में उसे उतना ही लाउड, सतही और बनावटी बना देती हैं। इसी परंपरा की अगली कड़ी के रूप में ठीक एक साल बाद मृदुला गर्ग अनित्य उपन्यास लेकर आती हैं। महाभोज की तुलना में यह उपन्यास न केवल संश्लिष्ट है, बल्कि यथा तथ्य को उकेरने की बजाय 1930 से 1960 के बीच के राजनीतिक आंदोलनों को अपनी दृष्टि से विश्लेषित करता है। केंद्रीय पात्र अभिजीत के अंतर्विरोधों और द्वंद्वग्रस्तता के माध्यम से लेखिका ने गांधीवादी राजनीति की असफलता और हिंसात्मक आंदोलनों के प्रति अपने पक्षधरता को स्पष्ट किया है। राजनीति को विषय बनाकर उपन्यास लेखन करने वाली अधिक स्त्री रचनाकार नहीं हुई है, लेकिन चंद्रकांता ने 2001 में कथा सतीसर उपन्यास में कश्मीर समस्या का सांगोपांग विश्लेषण कर राजनीतिक उपन्यास लेखन को उत्कर्ष पर पहुंचाया है। इस कालखंड में दूसरी रचनाधारा भी 1979 में कृष्णा सोबती के जिंदगी नामा के रूप में प्रकाश में आई है। जिंदगी नामा
अविभाजित पंजाब की जातीय परंपरा का उपन्यास है, जिसमें कृषि संस्कृति की सौंधी महक है, पंजाबी किसान का जीवन और पंजाबी फौज का हौसला, राग द्वेष के बावजूद सहयोग और सद्भाव की वृत्ति, प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियां, रियाया के प्रति शाहजी के उमड़ते प्रेम और सहानुभूति के भाव बिखरे पड़े हैं। उपन्यास नॉस्टैल्जिया का उत्पाद है, इसीलिए न मोहक दृश्यावलियां लेखिका की अंतर्दृष्टि से जुड़कर कथा का कोई रूप ले पाई हैं, न पात्रों की भीड़ किसी यादगार चरित्र को प्रस्तुत कर पाई है। लोकगीतों, किस्से, कहानियों और पंजाबी शब्दों के अतिरंजित प्रयोग से लेखिका ने पंजाब की सांस्कृतिक समृद्धि को उकेरने की कोशिश की है, लेकिन किसी सरोकार से न जुड़े होने के कारण वह सारा आयोजन निष्प्रभ रह जाता है। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मृणाल पांडे पटरंगपुर पुराण उपन्यास में कुमायूं गढ़वाल के पहाड़ी जीवन में आए बदलाव का चित्रण करती हैं। इस इतिहास में काली कुमायूं के राजा से लेकर देश को आजादी मिलने तक का समय है। पहाड़ी शब्दों की बहुलता के कारण यह उपन्यास भी अबोधगम्य हो गया है। परवर्ती लेखिकाओं में जया जादवानी 2014 में मिठो पानी खारो पानी उपन्यास लेकर आती हैं, जो सिंधी जाति अस्मिता पर आधारित है, और 2015 में शीला रोहेकर मिस सैमुअल उपन्यास लेकर आती हैं। इसमें उन्होंने बहुत प्रामाणिक ढंग से सिंधी यहूदी समाज के जातीय संघर्ष को अभिव्यक्ति दी है। स्पष्ट है कि स्त्री रचनाकारों के स्वातंत्र्योत्तर हिंदी उपन्यास ने पितृसत्तात्मक व्यवस्था की पड़ताल के मिशन के साथ साथ अपने सरोकारों का दायरा भी काफी विस्तृत कर लिया है। स्त्रियों का उपन्यास लेखन तमाम तरह के महिमा मंडन और तिरस्कार से परे एक ऐसी स्त्री को प्रत्यक्ष करता है जो अब तक रचित पुरुष साहित्य में प्रायः अनुपलब्ध है। इस प्रकार यह न केवल साहित्य में पुरुष वर्चस्व को तोड़कर उसे अधिक लोकतांत्रिक और बहुआयामी बनाता है, बल्कि यशपाल, महादेवी वर्मा, वर्जीनिया वुल्फ और सिमोन द बहुआ की इस मान्यता को पुष्ट करता है कि अनुमान के सहारे दूसरे के चरित्र चित्रण का अहम दरअसल अपने ही भय और हीनता को छुपाने की बेचार की है। धन्यवाद।